ये 15 अप्रैल 1985 की बात है। कराची नाजमाबाद पहली चौरंगी पर नए नए सिग्नल्स नस्ब किए गए थे, लेकिन रेस लगाती दो मिनी बसों ने इशारों की परवाह ना की और एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में चौक क्रॉस करने लगी। सामने ही सर सैयद गर्ल्स कॉलेज था। मिनी बसों की जद में सड़क क्रॉस करती 3 तालबात आईं, जिनमें से एक बुशरा जैदी उसी वक्त दम तोड़ गई। कॉलेज में खबर पहुंची तो तालबात सड़कों पर आ गईं। उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। इतने में नाजमाबाद कॉलेज से कुछ लड़के भी आए और उन्होंने बसों पर पथराव शुरू कर दिया। यूं एहतजाज का रंग बदल गया। अब इस एहतजाज की क़यादत चंद माह पहले बनने वाली एक लिसानी सियासी तंजीम के हाथ में चली गई। इस तंजीम के सरकर्दा रहनुमाओं में अजीम अहमद तारिक, इमरान फारूक, अल्ताफ हुसैन और फारूक सत्तार शामिल थे। इस जमात का नाम था मुहाजिर कौमी मूवमेंट। इस ट्रैफिक हादसे और एहतजाज ने कैसे कराची को हमेशा के लिए तब्दील करके रख दिया और इसका बेनजीर भुट्टो के दौर में होने वाले कराची ऑपरेशन से क्या ताल्लुक था। 80 की दिहाई में कराची की आबादी तकरीबन 80 लाख थी, जिसमें 15 लाख के करीब पश्तून थे। इन लोगों का कराची के ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सा था, इसलिए समझा गया कि लड़की को कुचलने वाला ड्राइवर पश्तून है। इस सोच ने एक आम से ट्रैफिक हादसे को लिसानी रंग दे दिया। पहले कराची की ट्रांसपोर्ट पर हमले हुए, बसें जलाई गईं, ड्राइवर्स को मारा पीटा गया और फिर पश्तूनों की आबादियों पर हमले शुरू हो गए। यूं एक ट्रैफिक हादसा मुहाजिर पश्तून फसाद की नजर हो गया। इस आग पर मजीद तेल चंद नामालूम लड़कों ने यूं डाला कि करीबी प्रेस से पश्तूनों के खिलाफ एक नफरत अंगेज पंफलेट छपवा कर शहर में तकसीम कर दिया। इस पंफलेट ने जलती पर तेल का काम किया। 2 दिन में 25 बसों को जला दिया गया। 50 से 200 तक हलाकतें हुई और सैकड़ों जख्मी इसके अलावा थे। हालात इतने खराब हुए कि तालीमी इदारे बंद, इम्तिहानात मुलतवी करना पड़ा। अमनो अमान कायम रखने के लिए शहर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। इस खौफनाक वाक़े ने एक तरफ कराची को लामुतनाही बदअमनी की तरफ धकेला तो साथ ही MQM को कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बना दिया। मुहाजिर जो कराची की आबादी में 60% थे, उन्होंने MQM को अपनी आवाज और तहफ्फुज की अलामत जाना और इसके साथ जुड़ गए। जां भक होने वाली लड़की के वालिद लोगों से अपील करते रहे कि अगर शहर के लोग पुरअमन हो जाएं तो मैं समझूंगा कि मेरी बेटी जिंदा हो गई है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि बात अब बुशरा की जिंदगी से आगे निकल चुकी है और कराची में बरसों से मौजूद मुआशी नाहमवारियां और लिसानी असबियत का लावा जो खामोशी से पक रहा था, एक आतिश फिशा की तरह फट चुका है, जिसके लिए ये एक्सीडेंट महज एक बहाना था। बुशरा के वालिदैन का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं था। उसके वालिद शबर जैदी ओमान में मुलाजमत करते थे। फसादात के बाद वो जिंदगी में सुकून के लिए अहले खाना समेत मुल्क छोड़कर चले गए, लेकिन कराची फिर दोबारा पहले जैसा पुरसुकून कभी ना हो सका। ज़ियाउल हक के बाद बेनजीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी और उसके बाद नवाज शरीफ। दोनों को कराची के यही हालात विरसे में मिले थे। दोनों अपने अदवार में इस पर काबू पाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन हालात बजाय ठीक होने के मजीद खराब से खराब तर होते चले गए। शुरू में 2 ग्रोहों का तसादुम अब चौमुखी लड़ाई में बदल चुका था। अब MQM और पश्तूनों ही में नहीं, बल्कि MQM और पीपल्स पार्टी में भी खौफनाक तसादुम जारी था। फिरका वाराना इंतहा पसंद ग्रोह भी मुतहर्रिक थे, जिनका निशाना इमाम बारगाहें और मसाजिद बन रही थीं। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की किस्त नंबर 18 में हम आपको दिखा चुके हैं कि बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत जिन वजूहात पर खत्म हुई थी, उनमें पक्का किला बहुत अहम वाकया था, जिसमें MQM और पीपल्स पार्टी ही आमने सामने थे। अगला दौर नवाज शरीफ का था। उन्होंने सिंध में अमन के लिए 1992 में ऑपरेशन क्लीनअप का आगाज किया। इब्तदाई तौर पर यह ऑपरेशन सिंध के इलाकों में डाकू राज के खिलाफ था, लेकिन अल्ताफ हुसैन इस ऑपरेशन को MQM के खिलाफ होने वाला बदतरीन ऑपरेशन करार देते हैं और उनके नजदीक इसकी कुछ वजूहात भी हैं। क्योंकि यही वो ऑपरेशन था जिसमें MQM के खुफिया ठिकानों से जुलाई 1992 में जनापुर के नक्शे बरामद हुए और MQM पर इल्जाम लगाया गया कि वो कराची को पाकिस्तान से काट कर भारत की मदद से हांगकांग स्टाइल में एक आजाद रियासत बनाना चाहते हैं, जिसका नाम मुबैना तौर पर जनापुर होगा।
یہ کہانی بہت خوفناک تھی۔ اس بات نے MQM کی ساکھ کو مخالفین میں ہی نہیں اپنوں میں بھی ادھیڑ کر رکھ دیا، لیکن یہ کہانی زیادہ دیر اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکی۔ 19 اکتوبر کو ISPR نے آفیشیل بیان جاری کیا کہ نام نہاد جناح پور کے نقشوں والی خبر بے بنیاد ہے۔ پاک فوج نے سیاسی حکومت کو جناح پور کے کوئی نقشے دیے ہیں اور نہ ہی اس قسم کے کوئی شواہد ملے ہیں۔ جب یہ آپریشن ہو رہا تھا تو کراچی کے کور کمانڈر میجر جنرل نصیر اختر تھے۔ انہوں نے سہیل وڑیچ کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا کہ جناح پور کے نقشوں کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے۔ بریگیڈیئر امتیاز احمد جو اس وقت انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تھے، وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی دیکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جناح پور کے نقشے کا اسٹوریہ کہانی ہے، یہ بالکل ڈرامہ تھا۔ میں نے 7 دن لینے کے بعد، اپنی تفتیش کرانے کے بعد ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سراسر ڈرامہ ہے اور MQM کے کسی دفتر سے یہ نقشے برآمد نہیں ہوئے۔ البتہ میجر ندیم ڈار جنہوں نے یہ نقشے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور آج وہ ناروے میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی اپنے بیان پر قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جناح پور کے نقشے سچے تھے۔ انہیں برآمد کرنے کے جرم میں متحدہ نے ان کا گھر جلایا اور ان کے بیٹے کو بھی قتل کیا۔ جنرل نصیر اختر صاحب نے تو ٹی وی پر آ کر کہا کہ نقشے کوئی نہیں تھے، آپ آج بھی یہ مینٹین کر رہے ہیں کہ نقشے موجود تھے؟ میں بیسیکلی اس چیز کو تو چیلنج کرتا ہوں، میرے سینئر بھی ہیں، لیکن جنرل نصیر اختر کے ان کے اپنے کچھ انٹرسٹ ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز کو ڈینائی کیا ہے۔ یہی وہ آپریشن تھا جس میں متحدہ پر الزام لگا کہ انہوں نے میجر کلیم سمیت 3 فوجی اہلکاروں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان اہلکاروں کو پولیس نے وائٹ ہاؤس نامی ایک ٹارچر سیل سے برآمد کیا تھا۔ اس پر ایک طوفان اٹھا، لیکن 1998 میں سپریم کورٹ نے اس مقدمے میں گرفتار تمام ملزمان کو بری کر دیا تھا اور 2006 میں یہ مقدمہ ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں ہونے والی اس آپریشن سے پہلے تک الطاف حسین کراچی ہی میں رہتے تھے، لیکن جنوری 1992 میں جب آپریشن کلین اپ کا آغاز ہونے والا تھا، الطاف حسین عمرے کے لیے سعودی عرب چلے گئے اور پھر لوٹ کر نہیں آئے، کیونکہ سعودی عرب سے انہوں نے پاکستان واپسی کے بجائے لندن کی فلائٹ پکڑ لی تھی اور آج تک وہی مقیم ہیں۔ ان واقعات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ MQM کے قائد الطاف حسین آپریشن کلین اپ سے کس قدر آزردہ تھے۔ نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو الطاف حسین کو ایک موقع نظر آیا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی سے آپریشن ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پیپلز پارٹی اور MQM ماضی میں بدترین حریف تھے، لیکن 1993 میں صورتحال بدل چکی تھی۔ پیپلز پارٹی کو نئی حکومت چلانے کے لیے سندھ میں امن چاہیے تھا، چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے یہ اتحاد کر لیا، لیکن یہ مجبوری کا ایک سودا تھا اور مانگے کے کپڑوں کی طرح زیادہ دن جچا بھی نہیں، جس کی ایک بڑی وجہ تھی، وہ یہ کہ آپریشن کلین اپ پوری طرح ختم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر اور فوج کی نگرانی میں کسی نہ کسی شکل میں یہ آپریشن جاری تھا۔ MQM نے پاک فوج سے آپریشن کلین اپ پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا کہ ان کے کارکن قتل ہو رہے ہیں۔ کور کمانڈرز اجلاس میں ان کے اٹھائے گئے نکات پر بحث ہوئی اور پھر مسترد کر دیے گئے کہ آپریشن کسی خاص پارٹی کے خلاف نہیں، صرف دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ جواباً الطاف حسین نے اپنے کارکنوں کو جدوجہد کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ بینظیر بھٹو معاملے کو بھانپ رہی تھی۔ انہوں نے الطاف حسین کو خبردار کیا کہ وہ کوئی بلیک میلنگ نہ کریں، کیونکہ وہ بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ ان سب باتوں نے سیاسی درجہ حرارت کو اتنا بڑھا دیا کہ MQM نے اپنے مطالبات کے لیے احتجاج اور گرفتاریاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسی سلسلے میں 29 اپریل 1994 کو MQM نے ایک بڑا جلوس نکالا۔ جب یہ جلوس کراچی کے 3 ہٹی پل پر پہنچا تو پولیس اور مظاہرین میں تصادم شروع ہو گیا۔ 2 گھنٹے تک فائرنگ ہوتی رہی، 2 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہوئے۔ الطاف حسین نے اس واقعے پر 2 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ اس سوگ کے دوران پھر 35 سے زائد گاڑیاں جلائی گئیں، بینک لوٹے گئے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور فوجی دستوں پر کھلے عام فائرنگ کی گئی۔ نتیجتاً شہر میں امن و امان کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا، کیونکہ اب MQM نے باقاعدہ ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ 4 مئی کو MQM کے مرکز عزیز آباد پر صبح سویرے پولیس، رینجرز اور فوج نے چھاپا مارا۔
फारूक सत्तार समेत 200 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अल्ताफ हुसैन लंदन में थे, उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें भी होने लगी, इंटरपोल से राब्ते भी किए गए। अल्ताफ हुसैन खुद भी वापसी के बयानात देते रहे, लेकिन ना तो वो वापस आए, ना इंटरपोल उन्हें लाने पर राजी किया जा सका। बेनजीर भुट्टो इन हालात पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देती थी, बल्कि वो खुद कई बार कह चुकी थी कि कराची में गोरीला जंग जैसा माहौल है। दहशतगर्द इतने ताकतवर हो गए थे कि रेंजर्स जिन्हें शहर की हिफाजत के लिए बुलाया गया था, वो भी महफूज नहीं रहे थे। 22 दिसंबर 1994 को 4 रेंजर्स एहलकारों की तशद्दुद ज़दा लाशें कराची में झाड़ियों से मिली तो कोहराम मच गया। हुकूमत ने इसका इल्जाम भारत पर लगाया और कराची में भारतीय कौंसल खाना बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। कराची में अमन की जिम्मेदारी बेनजीर भुट्टो ने वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर को सौंप रखी थी। वो साबिक आला फौजी अफसर थे। रेंजर्स और पुलिस की मदद से उन्होंने शहर में जो इक़दाम किए, उनमें पुलिस भी उनके साथ थी और पुलिस को उन्होंने मुबैना तौर पर मावराए अदालत कत्ल के लिए भी इस्तेमाल किया। सबसे मशहूर कत्ल उस शख्स का था जिसे नसीरुल्लाह बाबर MQM के दहशतगर्दों का कमांडर कहते थे और उसके सर की कीमत 15 लाख मुकर्रर थी। 2 अगस्त 1995 में उसे साथियों समेत कराची एयरपोर्ट के करीब पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। इल्जाम लगाया गया कि ये दहशतगर्द एयरपोर्ट पर तैयारों को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि उसे कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मारे जाने वाला इंतहाई मतलूब दहशतगर्द फारूक पटनी दादा था, जिसकी बीवी शाजिया फारूक आज रुकने सिंध असेंबली हैं, और वो एयरपोर्ट थाना इंचार्ज जिसने फारूक दादा को मुकाबले में मारा था, उसका नाम था अनवार अहमद खान, जो अब राव अनवार अहमद के नाम से मशहूर है। फारूक दादा का कत्ल MQM के लिए बहुत बड़ा सानहा था। शायद यही वजह थी कि अगला दिन कराची शहर के लिए क़यामत से कम नहीं था। औरंगी टाउन में एक कोच में 12 लाशें ऊपर तले इस तरह मिली कि सबके सर पर गोलियां थीं और जिस्म छलनी थे। एक रात में दर्जनों लोगों को अगवा किया गया, जिनमें से बेशतर की लाशें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से मिली। मरने वालों में से बहुत से वो मजदूर थे जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं था, बल्कि वो मुख्तलिफ शहरों से मजदूरी करने के लिए कराची में आए थे। यूं लगता था जैसे आसेब ज़दा शहर में किसी को खौफो हरास बरकरार रखना मतलूब था। इस सब का सियासी नुकसान तो हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा था। वो यूं कि अगले साल क्रिकेट वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस कराची में भी होना थे, जिसके लिए दुनिया को दिखाना जरूरी था कि कराची एक पुरअमन शहर है। शहर में कुछ अमन होने को था, लेकिन ऐसे में अमेरिकी कौंसलेट के 2 एहलकारों को दिन दहाड़े गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस वाक़े से मामला इंटरनेशनल हो गया। चुनांचे सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाइयां तेज कर दी, यानी गिरफ्तारियां और मुबैना तौर पर मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात बढ़ गए। इसके बाद शहर में कुछ देर के लिए बदअमनी में कमी भी आई, लेकिन फिर एक और बड़ा वाक़या हो गया। 23 नवंबर को वज़ीर आला सिंध अब्दुल्ला शाह के भाई एहसान अली शाह को उनके बंगले के बाहर गोलियों से छलनी करके हलाक कर दिया गया। इस वाक़े के तकरीबन 2 हफ्ते बाद अल्ताफ हुसैन के भाई नासिर हुसैन और भतीजे आरिफ हुसैन घर से गायब हो गए। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन रेंजर्स ने ऐसी किसी गिरफ्तारी से इनकार किया। वाक़या कुछ भी हो, लेकिन अगले दिन उनके भाई और भतीजे की लाशें कराची के इलाके गडाब से मिली और शहर एक बार फिर खौफ के साए में लड़ने लगा। नसीरुल्लाह बाबर की क़यादत में रेंजर्स, पुलिस और फौज की मदद से चलने वाला ये एक मुश्किल और जानदार ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन से 1996 में किसी हद तक अमन वापस आया, लेकिन अब तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका था। वो गैर मुल्की सरमायाकारी जो बरसों की मेहनत से पाकिस्तान में आई थी, बदअमनी और सियासी इंतशार के बायस वापस जा चुकी थी। सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज में 102 अरब की सरमायाकारी, जो उस जमाने में और आज भी बहुत बड़ी रकम है, वापस चली गई। बेनजीर हुकूमत के पास IMF के सिवा कोई चारा ना रहा। ऐसे में जब MQM, जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप पहले से पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने के लिए मैदान में थे, एक नया खिलाड़ी भी बेनजीर के मुकाबले में उनके साथ खड़ा हो गया। इमरान खान ने चंद माह पहले कहा था कि वो सियासत में कदम नहीं रखेंगे,
लेकिन फिर कारखाने कुदरत में 2 ऐसे वाकयात ने जन्म लिया जिनके बायस उन्होंने सियासत में कदम रख दिया। तहरीक इंसाफ के कयाम की कहानी और बेनजीर भुट्टो के खुफिया गैर मुल्की दौरे की कहानी सुनाने का हमने आपसे वादा किया था, लेकिन हमें लगा कि अगर कराची ऑपरेशन के साथ इसे जल्दी में दिखाया गया तो तहरीक इंसाफ के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। इसलिए यह दिलचस्प कहानी भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के लिए डाटा कहां से लेते हैं। हालांकि हम हर अहम वाक़े का हवाला, उसका रेफरेंस स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप सब हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। हम अब फिर अपनी स्क्रीन के ऊपर वो तमाम किताबें आपको दिखाएंगे जिनसे हमने ये पूरी कहानी मुरतब की है और इससे पहले की तालिबान की किस्त वाली कहानी मुरतब की है। ये अब्दुल सत्तार पाकिस्तान के साबिक सफारतकार की किताब है, जिसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में उन्होंने अपने तजुर्बात और वाक़यात लिखे हैं। हम कुछ मालूमात यहाँ से लेते हैं। तालिबान की पिछली किस्त आपने देखी, उसकी बहुत सी मालूमात हमने अहमद रशीद, जो तालिबान के ऊपर एक अथॉरिटी दुनिया में समझे जाते हैं, उनकी किताब से ली और इस किताब का हाल आप देख रहे हैं। ये 2 किताबें 2 साबिक सियासतदानों की हैं जो अपनी जिंदगी में जो वाक़यात उन्होंने देखे उनको इसमें किताबों में उन्होंने लिखा। इन किताबों से हम लेते हैं। पाकिस्तान में अदलिया का जो कोई अहम वाक़या होता है उसको हम, ये हामिद खान की पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री पर किताब है, हम जहां से वो मालूमात लेते हैं। ये ऑक्सफोर्ड ने पाकिस्तान 1947 से 2007 तक एक ऑर्डर में वाक़यात को लिखा है, मुख्तसर कुछ मालूमात हम यहां से भी लेते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बना सकें।